नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। राज्य के कई छोटे बड़े कर्मचारियों और अधिकारियों पर उत्तराखंड का विजिलेंस डिपार्टमेंट लगातार सख्ती बरतते हुए आगे बढ़ रहा है। कईयों को जेल की हवा खिलाई जा चुकी है, लेकिन उत्तराखंड का अगर कोई कैबिनेट मंत्री है तो उनके विरुद्ध कोई मुकदमा विजिलेंस दर्ज नहीं कर रहा है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है और कोर्ट से पूछे जाने पर विजिलेंस विभाग कहता है कि राज्य के कैबिनेट को फैसला करना है कि मंत्री महोदय पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा। क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं, विजिलेंस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है पिछले 3 साल में, और आखिर में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कौन बचा रहा है, ये सारी बातें लेकर आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को हमारे जरूर कर लीजिएगा। 2 दिन पहले ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया था। हरक सिंह रावत 12 घंटे की पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी के दफ्तर में गए थे। सीबीआई भी हरक सिंह रावत से पूछताछ कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है और तमाम साक्ष्य विजिलेंस विभाग को दिए जा चुके हैं, लेकिन विजिलेंस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विजिलेंस की अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में विजिलेंस ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई की है। आंकड़े बताते हैं 2022 में 14, 2023 में 18 और 2024 में भी लगभग 10-12 लोगों तक, अधिकारियों और कर्मचारियों तक विजिलेंस के हाथ पहुंच गए हैं। बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के विजिलेंस ने सख्त कार्रवाई की है और रिश्वतखोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत। और यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही निर्देश हैं कि किसी भी आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई रिश्वतखोर अगर पैसा मांगता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। आम आदमी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब साक्ष्य इकट्ठे किए और कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाए कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा होना चाहिए, तो राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ती, विजिलेंस विभाग आगे नहीं बढ़ता। और जब मामला स्पेशल कोर्ट तक पहुंचता है तो विजिलेंस जवाब देता है कि चिट्ठी एक लिखी जा चुकी है राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को और मंत्री परिषद को फैसला लेना है कि मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा होगा या नहीं होगा। वैसे परमिशन लेने की कोई इजाजत होती नहीं है, मतलब मुकदमा दर्ज करने के लिए किसी इजाजत की आवश्यकता होती नहीं है। अगर आप सोचें, जब मनीष सिसोदिया को, जो दिल्ली सरकार के शिक्षा और आबकारी मंत्री थे, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया या उनके विरुद्ध जब मुकदमा दर्ज किया गया, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने या उनकी कैबिनेट ने कोई मंजूरी दी होगी? क्या खुद जब अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ होगा तो क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए किसी इजाजत की आवश्यकता होगी? या हेमंत सोरेन को भी जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, किसी ने उनको गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई मंजूरी दी? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार में विजिलेंस विभाग ही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने की एकमात्र इकाई है। और यही बात लोकायुक्त के गठन के संदर्भ में कही जाती है कि विजिलेंस विभाग इतना सक्षम नहीं है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई निगरानी रख सके या वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई कार्रवाई कर सके या सरकार के किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई कर सके। इसीलिए बार बार लोकायुक्त की बात होती रही है। वैसे सीआरपीसी का जो सेक्शन 197 है वही इजाजत देता है कि किसी भी बड़े रसूखदार पर जो सरकार में शामिल है
उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए। सीआरपीसी का सेक्शन 197 है जो ये इजाजत देता है और इसी का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। वैसे लोक सेवकों की बात कई बार की जाती है कि कोई लोक सेवक अगर है तो उस पर कोई कार्रवाई करने से पहले इजाजत ली जाती है। मंत्री, विधायक और सांसद को भी लोक सेवक कहा जाता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की बात होती है तो किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। ये मनीष सिसोदिया या जो अरविंद केजरीवाल हैं या हेमंत सोरेन हैं, उनके मुकदमे में, उनकी गिरफ्तारी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब एजेंसी कितनी बड़ी है जो जांच कर रही है, ये इस पर भी निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, विजिलेंस विभाग अपने ही मंत्री पर किस तरीके से हाथ डालेगा, अपने ही मंत्री को कैसे गिरफ्तार कर लेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जैसे मैंने पहले कहा, इसी के लिए बार बार लोकायुक्त की बात होती है। वैसे यहां पर एक सवाल यह भी आता है कि जो गणेश जोशी हैं वो कितने रसूखदार हैं और गणेश जोशी पर कार्रवाई करने के लिए कौन रोक रहा है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई इशारा ऐसा है कि गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया जाए, या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ऊपर से कोई दबाव है कि गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए इजाजत नहीं देनी है? यह तो तब पता चलेगा जब धीरे धीरे परतें खुलेंगी और धीरे धीरे मामले की जानकारी आएगी। और एक तर्क यह भी कहा जाता है कि किसी भी मंत्री पर, किसी भी लोक सेवक पर, किसी भी जो महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो संवैधानिक पद पर है या सरकार के किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति आरोप लगा देगा तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। भाई मुकदमा दर्ज हो या ना हो, लेकिन जांच जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसते हुए बीजेपी की सरकार नजर आती है तो अपनी पार्टी के किसी नेता पर अगर उंगली उठती है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। जनता तो जवाब चाहती ही है, जनता को जवाब तो मिलना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो गणेश जोशी या मंत्री, कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करने से सरकार को रोके हुए है। अब चूंकि विजिलेंस कोर्ट ने समय लिया है, 3 महीने का समय कुल मिला के राज्य सरकार के पास है, जिसमें से आधा समय निकल गया है, 40-45 दिन का समय और है जिसमें राज्य सरकार को कोई फैसला करना है कि वो अपने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत देगी या नहीं देगी। तो तब ही कुछ पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। क्या बीजेपी सरकार अपने मंत्री पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।